Okay, no, I don't think he's there as yet. ठीक है यार, does anyone remember और किसने recording करी थी in the last class? So I remember नूर ने करी थी और अस्मा ने करी थी. I guess 2 would be enough. लेकिन nonetheless, if anybody else wants the option to be activated, just let me know. ठीक है बासिम, give me a second. बासिम जरा चेक करके मुझे ओके कर देना भाई. So let me just wait for a couple of minutes. फिर start करता हूँ. I okay can't record. मैं check करता हूँ बासिम. ठीक है नूर, fair enough. बासिम मैंने ऑप्शन तो ऑन कर दिया है, so I don't quite know कि आप क्यों नहीं कर सकते हो. So long as you're on your laptop, I don't think मसला होना चाहिए. So anyways, अस्मा रिकॉर्ड कर रही है और नूर भी रिकॉर्ड कर रही है. It's asking host for permission. यार मैंने परमिशन दे दी है बासिम. Let me check once again. I don't think it should ask. मैं डिसेबल करके दोबारा इनेबल करता हूँ. और लेट बासिम अब ट्राई करो यार. मुझे लग रहा है तुम्हें अपने पास से कोई चीज एक्टिवेट करनी पड़ेगी, बिकॉज मेरे एंड पर तो मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है. हाँ बिलाल, डोंट वरी. आई गेस अस्मा भी अपलोड कर देगी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर. अच्छा हाँ, व्हाई डोंट यू अपलोड इट ऑन गूगल क्लासरूम? परफेक्ट है. सो अस्मा, आई गेस डू वन थिंग, एंड द सेम थिंग गोज फॉर यू नूर. इफ पॉसिबल गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दो राइट आफ्टर द लेक्चर. सो व्हाट्सएप ग्रुप के बजाय गूगल क्लास to be directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. तो वर्डिंग्स को इस फॉर्म में लिखते हैं. अप्लाई कैसे करेंगे ना डायग्रामेटिकली, वो देख लेना. So imagine if there are two masses, I'm labeling them as M1 and M2. And let's suppose they are separated by a distance of R. So based on the relationship, gravitational force, मैंने FG करके लिखा है, is proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. इसको further simplify करेंगे ना, तो I can remove the proportionality and I can introduce a constant. काफी लोग constant K लिखते हैं और CI इसके अंदर acceptable होता है. मैंने वैसे constant को capital G करके लिखा है. That's the usual form. But अगर K लिखना है, so no harm in it. So capital G over here is the universal gravitational constant. इसकी वैल्यू एग्जाम्स में गिवन होती है, तो लर्न करने का कोई सेंस नहीं है. और मैंने इसकी यूनिट्स भी लिख दी है.
यूनिट्स को भी याद करने का कोई खास फायदा नहीं है। सो वैल्यू आपको नॉनदलेस एग्जाम्स के अंदर प्रोवाइडेड होती है। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि यार इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं यूजिंग व्हिच वी कैन मेक यूज ऑफ दिस इक्वेशन। तो यार सपोज करो कि अगर आपको सिनेरियो में ये गिवन है कि मास ऑफ द अर्थ प्रोवाइडेड है। नंबर्स को केयरफुली देखना। मास ऑफ अ मार्कर गिवन है। रेडियस ऑफ द अर्थ भी गिवन है। इनमें से कोई वैल्यू लर्न मत कीजिएगा, सारी वैल्यूज एग्जाम के अंदर गिवन होती हैं। एंड इफ द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स between the marker and the earth if the marker is placed on the surface of the earth. So अगर आप डायग्राम कंस्ट्रक्ट करोगे ना, हाँ फैज मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी थ्योरी का काम करा दूं और फिर इन केस टुवर्ड्स द एंड टाइम बचेगा ना, तो फिर सर्कुलर मोशन के थोड़े से एग्जांपल क्वेश्चंस करा दूंगा। वरना ये है कि ग्रेविटेशन का थोड़ा सा काम कराने के बाद किसी एक क्लास के दरमियान में सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस भी करा दूंगा। ऑल राइट। सो सपोज करो यार कि आपके पास अर्थ गिवन है। मैंने अर्थ के सरफेस के ऊपर एक मार्कर को रखा हुआ है। मार्कर को बस ये सर्कल बना के दिखा देता हूं। एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी मिलेगी। तब तक मैं क्वेश्चन का आंसर दे दूं। किसी ने पूछा हुआ है, सैयद मोहम्मद ने पूछा है, व्हाट डज द टर्म पॉइंट मास मींस। सो पॉइंट मास इज अ मास। मैं वर्डिंग मेरा ख्याल है यहाँ लिखने के बजाय इस एग्जाम्पल के बाद मैं मोहम्मद अलग से जरा जगह बनेगी ना तो पॉइंट मास की डेफिनेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं ये कैलकुलेशन करा के इसकी ऑब्जर्वेशन का स्टेटमेंट लिख दूं, फिर पॉइंट मास की डेफिनेशन भी लिख लेता हूँ। ओके यार, सो वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यार अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो अगर मैं मार्कर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करूं और अर्थ को अगर मैं कैपिटल ME करके लिखूं, सिंबल्स आपकी मर्जी है, जो भी सही लगे यूज कर लीजिएगा। आंसर क्या बनता है वो इंपॉर्टेंट है। So if you apply the gravitational force wala formula, this is how I should write down the symbols. मैंने ओरिजिनल फॉर्मूला भी लिख दिया है, तो सिंबल्स को आप थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। वैल्यूज लगा लेते हैं, कैलकुलेशन भी करके देख लेते हैं। सो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू, अच्छा आप लोग कैलकुलेट मत करना, मुझे रिजल्ट याद है ना, तो जरूरत नहीं पड़ेगी कैलकुलेशन की। मास ऑफ द अर्थ ऊपर गिवन है, मास ऑफ द मार्कर भी गिवन है, रेडियस ऑफ द अर्थ भी गिवन है। आप सॉल्व करोगे ना तो ग्रेविटेशन फोर्स का एक यूनिक आंसर आएगा। मैं राउंडेड ऑफ आंसर लिख रहा हूं, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर आप केयरफुली इस आंसर को देखें ना, और अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, लुकिंग एट दिस आंसर, इफ आई वर टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेट ऑफ द मार्कर
क्लास 9th के अंदर अगर आपसे वेट पूछा जाता ना, तो आप ये वर्किंग करते। मार्कर का मास मैंने आपको 1 दिया हुआ था ना, और आप जी की वैल्यू लगा देते। तो नोट कीजिएगा वेट का आंसर कितना आ रहा है, और इससे आपको एक यूनिक बात समझ में आ जाएगी। तो अगर आप दोनों आंसर्स को देखें ना, तो आपको इस बात की रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स is an alternate name given to the weight of the object. तो जिस चीज को हम ऑब्जेक्ट का वेट बोलते हैं, न्यूटन ने उसका नाम रखा था ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मार्कर एंड द अर्थ। सो सिंपल टर्म्स के अंदर इसको लर्न करना बहुत आसान है। इसी तरीके से वर्डिंग्स को याद रख लीजिएगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स Fg is an alternate name used to define the weight of the object. तो क्लास 9th में, लिटरली क्लास 9th में जो आप कहते थे वेट ऑफ द मार्कर, A2s में आकर आपने उसका नाम चेंज करके बना दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मार्कर एंड द अर्थ। तो कहना जरा अजीब हो जाता है, मतलब दोनों का एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है। किसी ने पूछा हुआ है कि इज द रेडियस ऑफ द मार्कर कंसिडर्ड नेग्लिजिबल? सो यस ऑफ कोर्स, in comparison with the radius of the earth, the radius of the marker for the time being is taken as negligible. Now, ये जो मैंने रेड वाला स्टेटमेंट लिखा है ना, इसकी बेसिस पे यू वुड अग्री कि अगर अब मैं आपसे ये पूछूं कि राइट डाउन अ रिलेशनशिप or you can say a formula between capital G and small g. So before I write down the relationship, नाम दोबारा लिख लूं। So capital G was universal gravitational constant. स्मॉल जी का बेस्ट नाम ग्रेविटी नहीं होता, रादर स्मॉल जी का बेस्ट नाम अगर याद रहे तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होता है। पूरा नाम यूज करना है तो इस तरह लिखा करें। तो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विल बी गेट? सो आई एम श्योर यू वुड अग्री दैट फ्रॉम above we have concluded that weight is an alternate name for gravitational force. So if I replace weight by the term mg and gravitational force by the term gmm upon r square, तो यहां से आपके पास स्मॉल जी और कैपिटल जी की रिलेशनशिप आ जाएगी। इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए ना कभी एग्जाम्स के अंदर कि कैपिटल एम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा है और वो गलत नहीं कहते, वो कहते हैं सर कैपिटल एम इज मास ऑफ द अर्थ, विच आई गेस इज करेक्ट एज फार एज माई एग्जाम्पल इज कंसर्न। अच्छा, कुछ लोग थोड़ी और ढेर होशियारी करते हैं और वो कहते हैं कि कैपिटल एम इज द मास ऑफ द लार्जर बॉडी। टेक्निकली ये भी सही है, दोनों वर्डिंग सही है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इफ दे आस्क यू कि कैपिटल एम क्या है, सो कैपिटल एम का नाम रखा जाता है सोर्स मास।
ठीक है, तो भले आपको बोलना हो तो आप मास ऑफ द अर्थ बोल दीजिएगा या मास ऑफ द लार्जर ऑब्जेक्ट बोल दीजिएगा, लेकिन वैसे कहा जाता है सोर्स मास। और बाय डेफिनेशन सोर्स मास is the mass which applies, मैं applies को हाईलाइट कर दूं, the gravitational field। ठीक है, so capital M, instead of calling it as the mass of the earth or the mass of the larger body, it is denoted by the symbol of source mass, and by definition source mass is the mass which applies the gravitational field। तेमिया ने लिखा है Fg will always be equal to weight if we increase the mass of the marker, Fg will not be equal to weight। नहीं तेमिया, that's stupid ना। तुम अगर मास ऑफ द मार्कर को बढ़ा दोगी बेटा तेमिया, सो तुम्हारा ये वाला मास तो इंक्रीज करेगा जहां मैं डबल टिक लगा रहा हूं, तो यहाँ पे भी तो इंक्रीज करेगा जहां पर मैंने दूसरा डबल टिक लगाया है, तो दोनों वैल्यूज स्टिल इक्वल हो जाएंगी ना बेटा, है ना। तो तुम स्मॉल एम की वैल्यू मार्कर के मास को बढ़ाओगी तो वो दोनों फॉर्मूलेस को इक्वली अफेक्ट करेगा, तो दे विल स्टिल वर्क आउट टू बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ओके, अब आगे प्रोसीड करते जा रहा हूं। सो पहले मुझे किसी ने पूछा था कि सोर्स मास की डेफिनेशन लिख लें, सॉरी पॉइंट मास की डेफिनेशन लिख लें, सो पहले वो लिख लूं। आई थिंक वर्डिंग्स पढ़ेंगे, खुद ही जज कर लेंगे। तो पहले किसी ने डेफिनेशन पूछी हुई थी, मुझे वो जरा ओके कर दीजिएगा। तब तक मेरी स्क्रीन पे हसान का क्वेश्चन आया है, विल वी यूज 9.81 और 9.8? तो जनरली 9.81। ठीक है मोहम्मद नकवी, अब आगे मूव करना है, सो मुझे कुछ चीजों की डेफिनेशंस और भी लिखनी है, बिकॉज ये एग्जाम्स में आ रही होती है ना। पहले डेफिनेशन लिख लूं फिर आगे प्रोसीड करता हूँ, और कोशिश कीजिएगा कि इन डेफिनेशंस को अपने ओन वर्ड्स में लिखने के बजाय प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया करें। तो यार एक तो ये डेफिनेशन पूछते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड का क्या मतलब होता है। सो रीजन इन स्पेस where a mass experiences an attractive force। अट्रैक्टिव जरूरी है। अच्छा, सेकंड डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको आप जी लिखते हैं, तो उसकी क्या डेफिनेशन बनती है। सो अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन आप फॉर्मूले से जज कर सकते हैं, तो फॉर्मूले से आई थिंक आपको जजमेंट हो जाएगी कि इसकी डेफिनेशन बननी चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन experienced by a unit mass when placed in a gravitational field। अगर आपको यूनिट्स जज करने हो तो फॉर्मूले से जज कर लीजिएगा।
फोर्स के लिए न्यूटन हो जाएगा, मास के लिए किलोग्राम्स हो जाएगा, तो न्यूटन पर किलोग्राम। वैसे ओ लेवल्स के अंदर आप मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते थे, दोनों इक्वली करेक्ट है। फिर नेक्स्ट चीज ये बतानी है हाउ टू कंस्ट्रक्ट gravitational field lines around a source mass. So पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं और राइट हैंड साइड पे वर्डिंग्स लिख देता हूं। वर्डिंग्स चेक कर लें। Since gravitational field is of an attractive nature, therefore field lines always point radially inwards इसके साथ एक और चीज बतानी है। अगर क्वेश्चन में ये हो the object A shown above is replaced with another object B having the same mass but a smaller radius, suggest one similarity and one difference between the gravitational field lines. तो यार जरा फॉर्मूले से जज कर लीजिएगा, जो फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ था ना, मेरा ख्याल है आपको फॉर्मूले से जजमेंट हो जाएगी। स्मॉलर रेडियस से मेरा ख्याल है आप खुद ही इम्प्लीकेट कर लोगे ना, ये ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, तो डिफरेंस बन जाएगा फील्ड लाइंस मोर क्लोजर, more concentrated, more number of field lines, तो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। ऊपर वाले डायग्राम से कंपेयर कर लो, स्मॉलर रेडियस है ना, छोटा करके बना रहा हूं। सो मोर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मोर कॉन्सेंट्रेटेड, मोर क्लोजर टुगेदर। सो काइंड ऑफ अगर ड्रॉ करना हो तो फिर ऐसे करके बन जाएगा। डिफरेंस तो ये हो गया, कोई सिमिलैरिटी सजेस्ट करेगा? अच्छा, स्प्रेड्स ओवर किसी ने, अली राया ने लिखा है स्प्रेड्स ओवर अ लोअर एरिया, वो वर्डिंग भी चल सकती है। और आई थिंक सिमिलैरिटी आप लोग सही लिख रहे हो। स्टिल पॉइंट इनवर्ड्स के बजाय रेडियली इनवर्ड्स। इफ यू आर वंडरिंग ना कि रेडियली की एम्फेसिस क्यों कर रहा हूं मैं,
तो इनवर्ट्स कुड बी जस्ट इनवर्ट्स, रेडियली इनवर्ट्स का मतलब है दे विल ऑल गो टू मीट द सेंटर। ठीक है, तो रेडियली इसलिए बिकॉज दे ऑल गो टू मीट एट द सेंटर। ऑल राइट, फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अच्छा सब लोगों ने इनवर्ट्स लिखा हुआ है विद द एक्सेप्शन ऑफ वेरी फ्यू। मैं दोबारा कह रहा हूँ, रेडियली इनवर्ट्स, और रेडियली का मतलब कि they all get to meet at the center of the sphere. Okay, yaar. Now extending this idea further. So how to apply the formula? G is equal to Gm upon R square. So मैं एक सिचुएशन बना के देता हूँ, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सपोज कीजिएगा यार कि आपके पास अर्थ का डायग्राम गिवन है और इसके करीब में आपके पास एक और प्लैनेट, इस वाले प्लैनेट का नाम एक्स रख देता हूँ। ओके, आपको दोनों प्लैनेट्स के बारे में ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि the radius of planet X is 6 times the radius of Earth, and the density of planet X is 4 times the density of Earth. The question says कि Earth के surface पे आपको G की वैल्यू गिवन है as 9.81 और planet X के surface पर आपको G की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्वेश्चन की वर्डिंग इस तरह से लिख लेता हूं, use this info to calculate gravitational field strength at the surface of planet X. So दो चीजों की इंफॉर्मेशन गिवन है ना, सो आई ट्राई टू कंस्ट्रक्ट टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस। पहले अर्थ के लिए बना लेते हैं, फिर बाद में प्लैनेट एक्स के लिए बना लेंगे। सिंबल्स को जरा केयरफुली देख लेना। पहले अर्थ के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेरे वाले सिंबल्स यूज करें, बट मेरे लिए कन्वीनियंट है तो मैंने इस तरीके से लिख लिया है। सो दिस बिकम्स माय फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप एक्स के लिए बनाएंगे ना, तो दिस वर्क्स आउट टू बी द सेकंड इक्वेशन। अब मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो कॉमन टर्म्स है ना वो मेरे पास कैंसिल आउट हो जाए। सो साइमल्टेनियसली करने के बजाय मैंने डिवाइड कर दिया तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब जो रिलेशनशिप मेरे पास आएगी ना, पहले वो देख लें। टर्म्स देख लीजिएगा। कैलकुलेशन का कोई टर्म सूट नहीं करे तो मुझे बता दीजिएगा। अब नोट करें, रेडियस की इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है, सो वो तो मैं रिप्लेस कर दूंगा, लेकिन मास की इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। इंस्टेड मुझे डेंसिटी की इंफॉर्मेशन गिवन है, और ऐसा एग्जाम्स में वो काफी दफा करते हैं। तो अगर आपको मास की इंफॉर्मेशन नहीं पता ना, लेकिन डेंसिटी पता है, तो काम फिर भी चल जाएगा। लेट्स सी कैसे। मैं मास को ब्रेक करके लिख दूंगा
as density multiplied by volume, मैथ का फॉर्मूला। ठीक है, सो मास को रिप्लेस कर दिया डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम के साथ। I'll do the same working in the denominator. So usually अगर masses ना given हो और अगर density given हो तो just be careful that mass can be replaced by the term density times volume. थोड़ा सा और मैं cancel out करके simplify कर दूं। अब आप लोग जरा mental simplification कर लीजिए तो मैं फाइनल आंसर लिखता हूं। जो चीज मुझे फाइंड करनी थी ना उसको मैंने रेड से लिखा है, तो जिसको सर्कल लगा रहा हूं, द क्वेश्चन वाज आस्किंग मी टू फाइंड दिस क्वांटिटी। राइट हैंड साइड का रिजल्ट आप जरा चेक कर लें। मैं सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यूज को प्लग इन कर दूंगा। कुछ लोग ओके कर दें। क्या आपने ये वाली वर्किंग फॉलो कर ली है? बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, सो आई एम प्रिज्यूमिंग कैंसिल वैंसिल करके आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू शुड एंड अप विथ। अब नंबर्स लगा देता हूं, आप भी चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा जूम आउट करता हूं ताकि नंबर्स आपको नजर आ जाएं। सो आई थिंक अब टॉप पे नजर आ रहे होंगे। डेंसिटी की जगह ऊपर से आप देख लें, चेक जरा कर लीजिएगा। पिंक गोज विद पिंक। ठीक है, एंड येलो गोज विद येलो। नंबर्स अगर ओके हो तो फिर फाइनल आंसर भी निकाल लीजिएगा। अर्थ की तो पता है ना 9.81, और प्लैनेट एक्स की फाइंड आउट करनी थी। हो सके तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। तो आई थिंक आपका रिजल्ट शायद वर्कआउट करके क्लोज टू 240 हो जाएगा। मैंने राउंडेड ऑफ लिखा है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया, कंफर्म करके देख लीजिएगा। मैंने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ कर दिया है, तो 235 को मैंने चेंज करके 240 कर दिया। वैसे कोशिश कर लें आहिस्ता आहिस्ता कि 2SF के अंदर ही आंसर्स देना शुरू कर दे, बिकॉज दैट इज द रिक्वायरमेंट। हानिया ने लिखा है, आई डेंट गेट द थर्ड लास्ट स्टेप। ओके, सो थर्ड लास्ट स्टेप का मतलब है ये वाला, आई एम प्रिज्यूमिंग। यस, मैं हानिया कैंसिल कर रहा हूं, देख लो शायद अब आपको रिकग्नाइज हो जाएगा। अब देखो इफ दैट मेक सेंस। आई मेंट द 1/4। ओके, ओके हानिया एक सेकंड देना।
अब देखो अगर फॉलो हो रहा है तो। ठीक हो ना तो मुझे बता देना जरा। अभी भी नहीं है हानिया? ओ ओके, ठीक है, फेयर इनफ। ऑलराइट, फर्दर आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट चीज ये डिस्कस करनी है। मेरा ख्याल है मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। सो यार अब नेक्स्ट चीज ये डिस्कस करनी है, ग्राफ ऑफ हाउ जी varies with distance r as we move further away from the earth's surface। सो मैं डायग्राम बना दूं, साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इमेजिन कीजिएगा कि आपके पास अर्थ इज द सोर्स मास। इसका रेडियस मैं अज्यूम कर लेता हूं एज कैपिटल आर। वी आर ट्राइंग टू सी how will gravitational field strength vary with the distance r as we move further away। तो मैं एक्सिस की लेबलिंग कैसे कर रहा हूँ ना, वो जरा देख लीजिएगा। तो वर्टिकल एक्सिस को मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बना दिया है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस लेबल करता जा रहा हूँ। नाउ आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड recognize कि based on the formula it is kind of easy for us to recognize कि क्या रिजल्ट मैथमेटिकली आना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्योरली मैथमेटिकल स्टैंड पॉइंट से देखोगे ना, तो आपको रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी इंडिकेशन मिल जाएगी। एंड नॉट ओनली दैट, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होगा आर इंक्रीज करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी। इनफैक्ट इस तरह से भी कहना सही होगा कि अगर आप आर की वैल्यू को ट्वाइस कर दोगे, यानी कि डबल कर दोगे, तो स्क्वायर की वजह से जी की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। सो इफ दिस मेक सेंस कि आर की वैल्यू के डबल होने से जी की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, तो फिर जाहिर है ग्राफ बनाना कन्वीनियंट हो जाएगा। अब मैं नंबर्स तो नहीं लगा रहा ग्राफ पर, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बना देता हूँ। सो जरा एक सेकेंड देखिएगा कि मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। सो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर दिया जी लिखकर। जी इज 9.81, नंबर्स नहीं लिख रहा। तो जी इज 9.81। जब आपका डिस्टेंस डबल होगा तो जी की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। तो ये मेरा रेड वाला सेकंड पॉइंट आ जाएगा। फिर जब डिस्टेंस 3 टाइम्स होगा तो जी की वैल्यू 1/9 हो जाएगी।
तो ये मेरा थर्ड पॉइंट आ गया। और फिर जब डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा तो ये ब्लू से इंडिकेट कर देता हूं। डिस्टेंस जब 4 टाइम्स हो जाएगा तो जी की वैल्यू 1/16 हो जाएगी। आपको अगर डेसिमल्स में लिखना है तो लिख दीजिएगा, मेरे लिए जरा इसी तरह लिखना कन्वीनियंट है। सो अगर आप ग्राफ का शेप देखोगे ना, बेसिकली जो इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का ग्राफ बनना चाहिए है, एग्जैक्टली वही ग्राफ बनेगा। कंस्ट्रक्ट करता जा रहा हूं मैं। इनफैक्ट काफी लोग मैथमेटिकली स्पीकिंग इस तरह से भी लिखते हैं, और आई थिंक ये वर्डिंग बिल्कुल सही है। तो ये वर्डिंग लिखना बिल्कुल ठीक है। एज डिस्टेंस अप्रोचेस infinity, the value of g approaches 0। ग्राफ से भी चेक कीजिएगा। As distance approaches infinity, it appears the value of g approaches 0। अब इस बात को रिकग्नाइज करना कि जो ग्राफ हमने बनाया है ना, ये एक अजम्पशन पे बेस करके ग्राफ बनाया है, और अजम्पशन ये है कि दिस ग्राफ इज ओनली वैलिड if we assume earth to be an isolated body। ठीक है, आइसोलेटेड बॉडी का मतलब है influence of other planetary bodies is not taken into consideration। ठीक है, तो ग्राफ का आपका ये शेप आ गया, वर्डिंग्स भी मैंने लिख ली और assumption बता दी। So this naturally takes us to this idea कि how would the shape of the graph look like if other planetary bodies, example could be a moon, is taken into account। ठीक है, तो doesn't have to be moon, लेकिन मैंने सिर्फ एक आइडिया डेवलप करने के लिए मून की इंडिकेशन दे दी है। इकरामा ने लिखा है द वैल्यू ऑफ जी never becomes zero, right? Yes, so only when the distance becomes, yes, yes, तुम्हारा पहला स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड वाला स्टेटमेंट भी सही है। ओके, सो अब इस ग्राफ को जरा देख लेते हैं। तो यार अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, और पहले मैं ये अर्थ बना देता हूं। इसके साथ साथ मून की कंस्ट्रक्शन कर दी है। कुछ वैल्यूज भी प्रोवाइड करनी होंगी ना, तभी आपको दे दूंगा। अब आई थिंक यू वुड ऑल अग्री विथ माय फर्स्ट स्टेटमेंट
कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ए वाली पोजीशन पे रखूंगा, ए इज प्रीटी क्लोज टू अर्थ, एंड इफ आई आस्क यू कि ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, आप फौरन से आंसर दोगे इट विल मूव टुवर्ड्स द अर्थ, और आप रीजन दोगे कि द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मून, so we expect the object to move to the left, and that sounds perfectly all right. Similarly, if I were to position another object B, but this time very close to the surface of moon, and if I were to ask you कि ये किस तरफ move करेगा, your obvious indication would be ये right पे move करना चाहिए. Reason? So अब आप बोलोगे the gravitational field strength of the moon will be greater than that of the earth, so consequently right पे move करेगा. इन दोनों एग्जाम्पल से एक बात डेफिनेट है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल बीच में रखूं, सी के ऊपर बिल्कुल मिडिल में, तो कहां मूव करेगा? आई थिंक योर आंसर वुड बी इट विल स्टिल गो टुवर्ड्स द अर्थ, स्टिल टुवर्ड्स द अर्थ. रीजन? अर्थ का लार्जर मास है, उसकी ग्रेविटी का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, उसकी ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रांग है, तो जो मिडिल वाला भी होगा ना, उस पे भी अर्थ का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली ज्यादा होगा. हैविंग सेड दैट, अब अगर मैं फाइनली एक ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन पे रखूं जो मिडिल से थोड़ा सा राइट हैंड साइड पर है, and let's call this point as x, then surely you would agree कि अगर मैं इस वाले पॉइंट का नाम रखूं नल पॉइंट, एंड इफ आई आस्क यू इस पॉइंट की क्या सिग्निफिकेंस है, तो मेरा ख्याल है आप सब अग्री करेंगे कि नल पॉइंट वो पॉइंट होगा कि जहां पर अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड मून की ग्रेविटेशन फील्ड के साथ इक्वल होगी, और यू कैन से रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ जी विल बी जीरो. सो अगर आप मेरे इस वाले स्टेटमेंट के साथ अग्री करते हैं, तो अगर मेरा क्वेश्चन ये हो कि मास ऑफ द अर्थ is 81 times the mass of the moon, और अगर मैं एक और इंफॉर्मेशन ये दूं कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून is 45 times the radius of the earth, use this information to calculate how far is the null point from the earth's center. ठीक है, तो पहले मैंने एक्सप्लेन किया नल पॉइंट की क्या सिग्निफिकेंस है, और ये बता दिया कि नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां दोनों फील्ड्स बैलेंस आउट कर जाएंगी, consequently resultant value of g will be 0. फिर ये पूछा कि अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन हो रिगार्डिंग द masses and some information regarding the distance, so how can we use this information to calculate how far is the null point from the earth's center? तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, एंड इफ यू अलाउ मी तो मैं अर्थ और मून वाला डायग्राम जरा दोबारा बना देता हूँ, थोड़ी जगह मिल जाएगी तो वर्किंग आसान हो जाएगी. सो आई एम जस्ट रेप्लिकेटिंग द डायग्राम फ्रॉम द टॉप.
शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, टोटल डिस्टेंस मार्क कर लेता हूं। So the total distance is 45 times the radius of the earth। और नल पॉइंट की जो लोकेशन है, मैंने दोबारा नल पॉइंट बना दिया है। जो डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है ना, इस डिस्टेंस का नाम मैं डी रख देता हूं। आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर लेना, एक्स रख देता हूं इनफैक्ट। ये मुझे फाइंड करना है एक्स। So the distance from the other side should be 45 RE minus x। तो अब जरा देखते हैं नल पॉइंट की लोकेशन कहां पर आएगी। अच्छा, हमजा ने लिखा है 45 RE is the distance between both bodies or their centers। सेंटर्स के साथ। ठीक है, मैं कहीं मेंशन ना करूं ना हमजा, सो टेक इट फॉर ग्रांटेड कि सरफेस से होगा तो मैं खुद बता दूंगा, और अगर मैं वैसे बस लिखता हूं ना तो उसका मतलब है सेंटर्स है। खैर मेंशन कर देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ, लिख दिया मैंने। सो दैट्स काइंड ऑफ टेकन इनटू अकाउंट। कहीं मिस कर जाऊं, सो डू कीप दिस इनटू कंसिडरेशन कि सेंटर से ही होगा अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अब वर्किंग करते हैं। तो मैं एक काम ये कर रहा हूं कि मैं कैलकुलेशन का काम नीचे करना चाह रहा हूं और इस जगह पे ग्राफ बना लूंगा, तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे। सो थोड़ी जगह छोड़ देता हूं ग्राफ के लिए। वर्किंग देख लेते हैं। इज नल पॉइंट द सेम एज पार्किंग जोन? हाँ बिल्कुल। हम यूज तो नहीं करते ये टर्म, लेकिन वैसे सही है। सैटेलाइट्स वगैरह के लिए यूज करते हैं ये वाला टर्म, बट द आइडिया इज राइट। अच्छा देखिएगा वर्किंग कैसे करनी है। जी का फॉर्मूला जरा पहले तो याद कर लीजिएगा। आई एम होपिंग ये आपको याद होना चाहिए, ताकि जब मैं अप्लाई करूं तो आप फॉर्मूले को देख जज कर लें। पहले अर्थ के लिए अप्लाई करता हूं। डायग्राम से सिंबल्स को जरा वेरीफाई कर लीजिएगा। जो रेड से लिखा है ना, वो मुझे फाइंड आउट करना है। यार पता नहीं मैंने डी क्यों लिख दिया, मुझे तो एक्स लिखना चाहिए था। तो यार मैंने गलती से डी लिख दिया था डिस्टेंस के लिए, हालांकि डायग्राम पे मैंने एक्स लिखा हुआ था, तो मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने डायग्राम पे एक्स का सिंबल यूज किया हुआ था, सो आई हैव मेड दैट एडजस्टमेंट। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं। रिजल्ट ये आ जाएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। मैं बिल्कुल बेसिक मैथ वाले सारे स्टेप्स शो नहीं कर रहा, ये सोच के कि वो तो आप खुद ही फॉलो कर लोगे। तो जरा देख लीजिएगा एक नजर। अब मासेस का रेशो मैंने आपको दिया हुआ था, तो मैं आपको शो कर दूं। सो इससे आपको आइडिया हो रहा होगा ना कि मास ऑफ अर्थ
upon mass of moon is 81. ठीक है? बाकी का काम आई गेस आप में से ही किसी को करना पड़ेगा। To make X the subject. मैंने लिखा हुआ था गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ RE. 40.5. थैंक यू तहमिया। तो यार ये आंसर ये सजेस्ट कर रहा है, देख लो वैल्यू को, कि नल पॉइंट is 40.5 times the radius of the earth under the given situation. तो यार जरा डायग्राम पे वापस जाते हैं। ये आंसर आ गया। So if you guys are okay with this answer ना, हानिया लोगों ने भी यही लिखा हुआ है। अच्छा, किसी ने पूछा था why is the radius taken as x? यार इसका मैं क्या आंसर दूं? फैज ने पूछा हुआ है। फैज तुम कोई और अल्फाबेट यूज कर लो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने नल पॉइंट के डिस्टेंस को x से फैज डिनोट किया हुआ था। आप d लिखो, आप y लिखो, जो आपको अच्छा लगता है। कुछ तो लिखना था ना वर्किंग करने के लिए। इट्स एन अननोन क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इकरामा ने लिखा है। सो फैज मेरा ख्याल है वो हो सकता है फैज शायद ये ना पूछना चाह रहा हो, शायद उसको पूछना कुछ और हो। सो वैसे फैज इकरामा ने सही लिखा हुआ है कि वो मैंने कैलकुलेट करना था ना क्वेश्चन में, हाउ फार इज द नल पॉइंट। सो मैंने उस डिस्टेंस का नाम कैलकुलेशन के लिए बेटा एक्स रख दिया था। सो सी इफ दैट मेक सेंस टू यू। मुझे जरा हाउ इज इट द रेडियस? नहीं, व्हेन डिड आई सेड इट इज द रेडियस भाई? मैंने तो बोला भी नहीं है कि वो रेडियस है। फॉर्मूला तो ये था ना, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये r कोई फैज जरूरी थोड़ी ये रेडियस होगा। r तो कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। अगर कैपिटल R लिखा हो तब तो चलो मैं मान लूंगा कि वो रेडियस होगा ऑफ द प्लैनेट, बट अदरवाइज तो r कुड बी एनी डिस्टेंस ना। सो मेरे डायग्राम के अंदर आई हैव established दैट डिस्टेंस एज x। सही, तो अगर मैं कैपिटल R लिखता हूं तो फिर भी चले ये कंफ्यूजन हो सकती है कि यार कैपिटल R यूजुअली रेडियस के लिए होता है। स्मॉल r इज अ जनरल टर्म दैट कैन सिग्निफाई एनी डिस्टेंस, और सिंस मैंने डिस्टेंस को x लिया हुआ था तो मैंने इसीलिए फॉर्मूले के अंदर x का टर्म इंक्लूड कर दिया था। एक और दफा ओके कर देना फिर कि आपको पूरी चीज मैंने बोली है जो वो समझ में आ गई है, तो फिर मैं ग्राफ पे मूव करूं। ठीक है, नूर ने पूछा है why is null point nearer to moon than the earth? I think Noor, your question should be this way: why is null point further away from the earth? ऐसे पूछोगी ना तो इट मेक्स मोर सेंस। साइज देखो अर्थ की और मून की। सो डोंट यू थिंक अर्थ बड़े का है तो उसकी ग्रेविटेशन फील्ड भी ज्यादा बड़े स्पेस में होगी? सो वी शुड एक्सपेक्ट कि अर्थ से दूर होगा और मून के करीब होगा। और सेकेंडली नूर, दिस शुड नॉट साउंड सरप्राइजिंग टू यू। द रीजन बीइंग, आई टेल यू व्हाई। सपोज करो ये दो चार्जेस होते, दोनों बराबर के चार्जेस होते, तो चार्जेस के बीच में भी इलेक्ट्रिसिटी में नल पॉइंट आता था। सो नूर, अगर आइडेंटिकल चार्जेस होते ना सेम साइज के तो नल पॉइंट बीच में आता। अब सोचो अगर एक बड़ा चार्ज होता और एक कंपेरेटिवली छोटा चार्ज आता, तो आई एम श्योर यू विल नॉट आर्ग्यू, अब आपका नल पॉइंट विल मूव
further away from the larger charge and will get slightly closer to the smaller charge. So that kind of explains कि मैंने इस तरह का डायग्राम क्यों बनाया था. सही है नूर? So guys, एक सेकेंड ना, मुझे कंफर्मेशन मिल जाए. सही है. So अब इसका ग्राफ देख लेते हैं भाई. तो नल पॉइंट की जरा वैल्यू दोबारा देख लो. 40.5 times the radius of the earth. So अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. वर्टिकल एक्सिस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की रिजल्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया. पूरा डिस्टेंस था 45 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ. ठीक है, प्लीज चेक कर लीजिएगा सिंबल्स को. और नल पॉइंट आ रहा था 40.5 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ. तो अगर यार ये सारे नंबर्स आपके लिए सूट करते हैं तो फिर मैं इसका एक ग्राफ, एक रफ सा ग्राफ बना रहा हूँ. यू कैन आर्ग्यू कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनेगा, फेयर इनफ, लेकिन सिर्फ एक आइडिया देने के लिए रफ ग्राफ बना रहा हूँ. तो अगर आप इस ग्राफ का पहला वाला पोर्शन देखें ना, जिसको मैंने 1 किया हुआ है, तो ये 1 वाला पोर्शन तो पिछले वाले ग्राफ के साथ काफी हद तक मैच कर रहा है. विथ वन डिफरेंस, एंड द डिफरेंस इज कि अब नल पॉइंट आ गया है, तो इसने एक्सिस को टच कर लिया है. फिर एक्सिस को टच करने के बाद मून की ग्रेविटेशन फील्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, तो ग्राफ को मैंने नेगेटिव में बना दिया है. तो काफी लोग कहते हैं सर नेगेटिव में क्यों बनाया, है ना? उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि नेगेटिव में क्यों बनाया. नल पॉइंट से पहले अर्थ की फील्ड स्ट्रांग थी. नल पॉइंट से पहले अर्थ की फील्ड स्ट्रांग थी, एंड द पार्टिकल हैड अ टेंडेंसी टू मूव टू द लेफ्ट. बिफोर द नल पॉइंट, particle was moving to the left. After the null point, particle is moving to the right. तो वेक्टर्स की टर्म्स में डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. दोबारा कह रहा हूं, नल पॉइंट से पहले, बिफोर द नल पॉइंट, पार्टिकल वाज मूविंग टू द लेफ्ट. आफ्टर द नल पॉइंट, पार्टिकल इज मूविंग टू द राइट. सो डायरेक्शन ऑपोजिट है ना. सो वेक्टर्स की टर्म्स में opposite direction must be signified by the placement of negative graph. So consequently मैंने ग्राफ को एक्सिस के नीचे बना दिया है. अहमद ने पूछा है, do we need to show the realization of the value of g with the depth of the graph? बस यार इतनी रियलाइजेशन काफी है, अगर आपको याद हो तो, कि इससे ज्यादा अहमद जरूरत नहीं पड़ेगी कि अर्थ के सरफेस पे जी लिख देना और मून के सरफेस पर, मून पे किसी को आइडिया है ग्रेविटी कितनी होती है? 1/6 ऑफ द अर्थ. तो बस मून पे 1/6 जी लिख देना. इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं चाहिए होगी.
ठीक है, तो हमने पहले जो ग्राफ बनाया था दैट वाज फॉर अर्थ इन आइसोलेशन, और अब जो ग्राफ बनाया है दिस इज अर्थ प्लस सम अदर प्लैनेटरी बॉडी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, सो मून की ग्रेविटी याद हो कि 1/6 होती है तो लगा देना, याद नहीं हो तो इट्स फाइन, कोई इश्यू नहीं है। ऑल राइट, फर्दर आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। शुडंट इट बी नेगेटिव, हाँ लगा देना माइनस साइन। एक्चुअली वो नेगेटिव एक्सेस में चला गया था तो मैंने माइनस नहीं लगाया, बट बिल्कुल लगा दीजिएगा माइनस, तो मैंने लगा भी दिया है अब जब आपने मेंशन किया तो। ऑल राइट, आई थिंक नेक्स्ट वाले पेज पर आ जाता हूँ। ओके, सो अगली चीज ये डिस्कस करनी है कि अच्छा, दो लोगों ने पूछा था शुडंट इट बी नेगेटिव, आई थिंक हारिस ने भी पूछा था, सो आई बिलीव मैंने माइनस साइन लगा दिया है। सो या इनिशियली आई थॉट कि वो एक्सिस के नीचे बना हुआ है तो आप जज कर लेंगे, बट हाँ लगा दीजिएगा माइनस साइन, नो इश्यूज विद दैट। तो यार अब अगली चीज ये डिस्कस करनी है कि एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग चार चीजें कैलकुलेट करनी है। द लीनियर वेलोसिटी, द एंगुलर वेलोसिटी, द काइनेटिक एनर्जी, एंड द टाइम पीरियड फॉर अ सैटेलाइट of mass m orbiting the earth, mass capital M, at a distance r away from the center of the earth। चार चीजें हैं, मैं चाह रहा हूं कि मैं चारों चीजों को वन गो में शो कर दूं, तो आप पहले जरा रीड कर लीजिएगा। लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, और टाइम पीरियड है। चारों की डेरिवेशन इज रिक्वायर्ड। सो सारे रिजल्ट्स की डेरिवेशन मैं करता जा रहा हूँ, सिंपल सी है, आप याद भी रख लीजिएगा। पहले डायग्राम देख लो। सो अर्थ आपके पास आ गया, मास इज कैपिटल एम, सैटेलाइट आ गई, मास इज स्मॉल एम, और अज्यूम कर लेते हैं that the satellite is orbiting around the earth at a distance r। ठीक है, so r is the distance from the center of the earth to the center of the satellite। so इसमें थोड़ा सा सर्कुलर मोशन चाहिए होगा।
अब पहले मुझे लीनियर वेलोसिटी का रिजल्ट चाहिए है ना, तो मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ. Now from the diagram, if I were to ask you what provides the centripetal force in this case, so I think आप खुद जज करेंगे ना कि it is the gravitational force between the earth and the satellite which is responsible for providing the centripetal force. तो इसकी बेसिस पर आप ये जजमेंट कर सकते हैं FC is equal to FG. अब सिंस मेरा पहला इंटेंशन था कि मुझे लीनियर वेलोसिटी चाहिए है, तो मैं सेंट्रिपेटल फोर्स की जगह फॉर्मूला ये अप्लाई कर लेता हूं. मुझे V फाइंड करना है ना, उसको रेड से लिख रहा हूं. जो फाइंड करना है ना वो रेड से लिख रहा हूं. mv स्क्वायर अपॉन r gmm अपॉन r स्क्वायर. सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा. हाँ, ये वेलोसिटी का रिजल्ट आ जाएगा. ये पहला आंसर हो गया. अच्छा, नोट कीजिएगा इस आंसर को देख के कि g और m तो कांस्टेंट है. इसका मतलब है वी कैन सेफली से कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ r. है ना? सो सिंस g एंड m तो कांस्टेंट है ना, सो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन r. यानी कि द वैल्यू ऑफ r विल डिटरमिन के स्पीड ऑफ द सैटेलाइट कितनी होगी. ऐसे लिखना है ना, तो ये भी सही है. ठीक है, हारिस ने लिखा हुआ है आई थिंक मास विल नॉट कैंसिल आउट. तो यार मैंने तो ये वाला मास कैंसिल किया है. आई डोंट नो हारिस आप किस चीज की बात कर रहे हो, और मैंने आर को भी कैंसिल कर दिया है. सो देख लेना यार हारिस. और मैंने इसकी बेसिस पे अपना फाइनल रिजल्ट लिख लिया है. ठीक है, फॉर्मूले की डेरिवेशन याद रखिएगा. अच्छा, जहां जहां डेरिवेशन कराऊंगा ना, टेक इट फॉर ग्रांटेड कि वो रिक्वायर्ड है. तो ये जरा याद रखिएगा. द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन हाउ फार अवे इज द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. सही. अच्छा, अब सेकंड रिजल्ट पे मैं बाद में जाता हूँ. सिंस वेलोसिटी का आंसर आ गया ना, तो टेक्निकली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पहले कर लेते हैं, because velocity and kinetic energy are interconnected. So I'll directly jump on to 3 first instead of 2. So since you can see the answer of velocity now, so मेरे लिए थर्ड वाले रिजल्ट की वर्किंग करना जरा इस पॉइंट पे ज्यादा कन्वीनियंट होगा. So kinetic energy of the satellite. बेसिक फॉर्मूला याद होगा सबको. आप v की वैल्यू रिप्लेस कर दें. मैं भी रिप्लेस कर रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा. ठीक है, जरा रिप्लेसमेंट देख लें, मैंने एरो भी बना दिया है. सिंप्लीफाई आप कर लीजिएगा.
अच्छा, इस आंसर में भी मेरा ख्याल है आप अग्री करेंगे कि GMM सारे कांस्टेंट्स हैं। सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन R। ठीक है, सो द डिस्टेंस विल डिटरमिन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, कम है, व्हाटएवर, एंड इन फैक्ट यू कैन सी काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये दो रिजल्ट्स हो गए। हानिया ने चीज एक पूछी हुई है कि डू वी हैव टू लर्न दीज फॉर्मूलाज। तो हानिया, चूंकि मैं डिराइव कर रहा हूँ ना बेटा, सो यहाँ पर इट इज रिक्वायर्ड कि आपको एंड रिजल्ट जो मैंने बॉक्स में लिखा है ना, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो तो सेपरेटली याद होना चाहिए, बट डेरिवेशन भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं जहां जहां पर बेटा डिराइव कर रहा हूँ, टेक इट फॉर ग्रांटेड कि दैट डेरिवेशन इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। जहां डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी ना हानिया, वहां पे बेटा मैं डायरेक्ट आंसर लिख लूंगा। सो सिंस डिराइव करके लिख रहा हूँ तो फाइनल रिजल्ट भी याद होना चाहिए और डेरिवेशन के स्टेप्स भी याद होने चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और किसी ने पूछा हुआ था, मैं उसको भी आंसर दे दूं। सैयद मोहम्मद ने पूछा हुआ था। सो नकवी, एक सेकेंड ना। In the centripetal formula, the object with lesser mass is known as M. Okay, so again, जिस तरह मैंने आपको कहा था, कैपिटल M का नाम नकवी सोर्स मास रख देना ज्यादा सही है। तो स्मॉल m बिल्कुल कह सकते हो लेसर मास। मेरे केस में इट विल बी द मास ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, बट ज्यादा बेहतर होगा स्मॉल m इज द मास विच परफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो स्मॉल m इज द मास परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। आई थिंक इस तरह कहना ज्यादा सेंसिबल है। नॉट दैट के लेसर गलत है, बट स्मॉल m refers to the mass performing circular motion around the source mass। तो बेहतर टर्मिनोलॉजी ये है। ठीक है, और मैं डायग्राम पे भी जाके आपको दिखा देता हूँ। सो सैटेलाइट जो है ना, वो मोहम्मद अली मेरा स्मॉल m था, एंड यू कैन क्लियरली सी that the satellite was the one that was performing circular motion, as you can see। ठीक है, तो जरा स्टैंडर्डाइज टर्म्स यूज कर लेना, यूनिवर्सल टर्म्स तो बेहतर होगा। ऑल्दो लेसर मास गलत तो नहीं है, बट आई थिंक बेहतर तरीका ये है। अच्छा, दो रिजल्ट्स हो गए। अब एक्चुअली सेकंड रिजल्ट पर आ जाते हैं, व्हिच वाज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लिस्टिंग के अंदर ये नंबर 2 था, इसीलिए मैंने 2 लिखा है, और काइनेटिक एनर्जी लिस्टिंग में 3 था, सो मैंने इसीलिए 3 लिखा हुआ था। तो गाइस, एंगुलर वेलोसिटी के लिए मैं वही वर्किंग करता हूँ, सेंट्रिपेटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैं सेंट्रिपेटल फोर्स की जगह फॉर्मूला लगा देता हूँ mr। ओमेगा को रेड से लिख रहा हूँ क्योंकि वो फाइंड करना है, एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स स्टेज द सेम। सिंप्लीफिकेशन आप कीजिए। रिजल्ट ये आएगा, और फाइनल रिजल्ट ये बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी आई थिंक यू वुड एग्री gm कांस्टेंट है, सो ओमेगा की वैल्यू also depends on r। ठीक है, so basically all the results that we are trying to work out right now, they all depend on how far is the satellite performing circular motion measured from the center of the earth। तो r की वैल्यू कम ज्यादा होने से ओमेगा भी चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, लीनियर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर जो फोर्थ एंड फाइनल रिजल्ट था ना, वो टाइम पीरियड का था।
So time period for satellite performing circular motion. अच्छा, मेरी सजेशन है कि टाइम पीरियड का आंसर आप डायरेक्टली निकाल लेंगे बिकॉज 2 पाई अपॉन ओमेगा है। तो जो ओमेगा का आंसर आपने निकाला है इसको आप रिप्लेस कर दें। आंसर मैं लिख देता हूं। सो रिप्लेस ओमेगा फ्रॉम अबव। तो आप ओमेगा की वैल्यू को जरा खुद रिप्लेस करके देख लीजिएगा। मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं। अगर किसी को सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम हो ना तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं स्टेप वाइज लिख दूंगा। बट आई एम प्रिज्यूमिंग बेसिक मैथ है तो आप लोग जज कर लोगे। तो टाइम पीरियड का रिजल्ट कैन बी रिटन आइदर इन दिस मैनर। ये पहला रिजल्ट हो गया। इफ यू स्क्वायर बोथ द साइड्स तो ये रिजल्ट भी सही है। ये आपकी चॉइस है कि आपको इसमें से कौन सा रिजल्ट याद रखना आसान लगता है। एक ही चीज है, अलग अलग फॉर्म्स में लिख रहा हूं। कोई भी एक लर्न कर लेना, कोई भी एक फॉर्म। सिंस 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर थर्ड रिजल्ट भी सही है। टी स्क्वायर is equal to k times r cube। और अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो ये भी सही है। अब यार आपको इसमें से कौन सा वाला रिजल्ट सही लगता है ना, वो लिटरली आपकी अपनी चॉइस है। जो मुनासिब लगे वो एक रिजल्ट इसमें से याद रख लेना। हाउएवर योर सिलेबस mentions that these results चारों के चारों are collectively referred to by the term Kepler's law। So Kepler being the name of the person जिसने ये रिजल्ट वर्कआउट किया था। सो कौन सा लर्न करते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है। एक बात जरूर याद रख लीजिएगा लुकिंग एट दीज रिजल्ट, कि अगर मैं इसमें से कोई भी एक रिजल्ट लूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मैंने compatible with the equation of a straight line, you'd expect कि t square का graph against r cube, firstly, it should be a straight line passing through the origin. And secondly, the gradient of this graph should correspond with 4 pi square upon gm। ठीक है, सो ग्राफ का शेप याद रख लीजिएगा।
ग्रेडियंट का रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आपके पास क्या बनेगा। ओके, मेरा ख्याल है इस पॉइंट पे आज स्टॉप कर देता हूँ, और फिर नेक्स्ट वाली क्लास में सर्कुलर मोशन के थोड़े क्वेश्चंस भी कराने हैं ना, तो फ्रेंड्स मुझे नेक्स्ट क्लास में भी रिमाइंड करा देना। तो जिस क्लास में भी थोड़ा सा मौका मिलेगा ना, तब मैं अपनी थ्योरी को स्टॉप करके क्वेश्चंस करा दूंगा। सो यहाँ पर मैंने 3 स्लाइड्स पे आज काम किया है। सो अभी स्लाइड 1 2 3 करके अपलोड कर दूंगा। एंड अस्मा और नूर, इफ यू गेट अ चांस, तो गूगल क्लासरूम के ऊपर ही लेक्चर अपलोड कर देना। चलो गाइज, मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर, एंड खुदा हाफिज, अंटिल द नेक्स्ट क्लास, बाय इकरामा।